नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप की। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सक्रिय परिवहन का उदाहरण है। वहां मैंने आपको बताया था सक्रिय परिवहन में, पहले वाले वीडियो आप मेरे देखें इसके लिए। अब ये जो सक्रिय परिवहन होता है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह आपको याद रखना है कि सक्रिय परिवहन में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और क्योंकि ये सक्रिय परिवहन का उदाहरण है तो इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ये सोडियम पोटेशियम पंप स्थित कहाँ होता है? ये तंत्रिका कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए देखिए, हम पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। तंत्रिका कोशिकाओं में सक्रिय परिवहन द्वारा सोडियम पोटेशियम पंप संपन्न होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं में स्थित होता है ये। यहाँ पर समाकलित प्रोटीन जो होता है वो वाहक की तरह कार्य करता है। समाकलित प्रोटीन आपको मालूम है कहाँ स्थित होते हैं? जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है उसके भीतर स्थित होते हैं समाकलित प्रोटीन। तो ये जो समाकलित प्रोटीन है वो वाहक की तरह कार्य करते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है? देखिए, यह प्रोटीन एटीपी से ऊर्जा प्राप्त कर सोडियम को कोशिका से बाहर व पोटेशियम आयंस को कोशिका के अंदर संवहन करता है। तो ये प्रोटीन क्या करता है? ऊर्जा तो कहां से प्राप्त करता है? एटीपी से। एटीपी से इसने ऊर्जा प्राप्त की, और इस ऊर्जा के द्वारा ये क्या करता है? सोडियम आयन को तो कोशिका झिल्ली से बाहर की तरफ संवहन करता है, और पोटेशियम आयन को कोशिका झिल्ली के भीतर की ओर, अंदर की ओर संवहन करता है। ठीक है, इन दोनों अणुओं या आयनों का संवहन एक साथ एक ही समय में होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एंटीपोड। एंटीपोड सिम्पोड हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखें। एक एटीपी अणु से प्राप्त ऊर्जा द्वारा 3 सोडियम आयन कोशिका से बाहर व 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, जब एक एटीपी अणु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा के द्वारा क्या होता है कि 3 सोडियम आयन तो कोशिका के बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं। अब देखिए इसकी क्रियाविधि कैसे होती है सोडियम पोटेशियम पंप की। इसमें क्या होता है कि जो वाहक होता है उसके बंधनकारी स्थल पर पहले 3 सोडियम के आयन जुड़ जाते हैं और एक एटीपी का अणु जुड़ जाता है। इस तरह से क्या होता है कि जब एटीपी का अणु जुड़ जाता है तो एंजाइम के द्वारा इसका जल अपघटन होता है। हमने पढ़ा कि जो वाहक होता है उसकी बाइंडिंग साइट पर, उसके बंधनकारी स्थल पर 3 सोडियम के आयन और एटीपी का एक अणु जुड़ जाता है। अब ये जो एंजाइम होता है एटीपीएज एंजाइम, ये क्या करता है? इस एटीपी का जल अपघटन कर देता है। तो जब भी एटीपी का जल अपघटन होता है तो हमेशा एडीपी बनता है और अकार्बनिक फॉस्फेट बनता है। अब ये जो एडीपी यहाँ पर बनता है वो तो क्या होता है? कोशिका द्रव्य में आ जाता है, और ये जो अकार्बनिक फॉस्फेट यहाँ पर मुक्त हो रहा है वो अकार्बनिक फॉस्फेट वाहक के साथ जुड़ जाता है। तो जब अकार्बनिक फॉस्फेट वाहक से जुड़ जाता है तो वाहक इसकी ऊर्जा पाकर क्या करता है? इसकी स्थिति में चेंज हो जाता है। इसका जो कन्फर्मेशनल चेंज, संरूपीय स्थिति परिवर्तित हो जाती है। उस संरूपीय स्थिति में परिवर्तन के कारण यह वाहक 3 सोडियम आयन तो कोशिका के बाहर ले जाता है। ठीक है, एक बार हम यहां से पढ़ लेते हैं। अब एटीपीएज एंजाइम द्वारा एटीपी का जल अपघटन हो जाता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है तथा साथ ही एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट मुक्त होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एडीपी को कोशिका द्रव्य में छोड़ दिया जाता है तथा अकार्बनिक फॉस्फेट के वाहक की बाइंडिंग साइट यानी बंधनकारी स्थल पर जुड़ने से इसका फॉस्फोरिलीकरण हो जाता है। वाहक का फॉस्फोरिलीकरण हो जाएगा जब इससे अकार्बनिक फॉस्फेट जुड़ेगा। अब क्या होगा? फॉस्फोरिलीकरण के कारण वाहक में कन्फर्मेशनल चेंज यानी उसकी संरूपीय स्थिति में परिवर्तन होता है या उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि यह जो वाहक होता है वो 3 सोडियम आयन को कोशिका के बाहर ले जाने के लिए अनुकूलित हो जाता है। अब यह 3 सोडियम आयन को कोशिका कला से बाहर की ओर ले जाता है।
इस दौरान अकार्बनिक फॉस्फेट भी वाहक से मुक्त हो जाता है। देखिए, जब ये 3 सोडियम आयन कोशिका से बाहर ले जाए जाते हैं वाहक के द्वारा, तो इस क्रिया के दौरान जो अकार्बनिक फॉस्फेट होता है वो भी वाहक से मुक्त हो जाता है, और जिससे वाहक का डीफॉस्फोरिलीकरण हो जाता है। डीफॉस्फोरिलेशन मतलब डीफॉस्फोरिलीकरण हो जाता है। अतः इसकी संरूपीय स्थिति में पुनः परिवर्तन हो जाता है, जिससे 2 पोटेशियम आयन कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं। जब इसे अकार्बनिक फॉस्फेट जुड़ रहा था तब भी इसकी संरूपीय स्थिति में परिवर्तन हो रहा था, और अब जब अकार्बनिक फॉस्फेट निकल रहा है, मुक्त हो रहा है, तो वापस से उसकी संरूपीय स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले जब संरूपीय स्थिति में परिवर्तन हो रहा था जुड़ने की वजह से, तब 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे थे। अब मुक्त होने की वजह से जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उससे 2 पोटेशियम आयन कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब हम चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये मैंने कोशिका झिल्ली बनाई है। ठीक है, ये वाहक है। ये वाहक क्या कर रहा है, वाहक से 3 सोडियम आयन जुड़ गए और एटीपी अणु जुड़ गया। ये वाहक अंतः कोशिकीय द्रव्य से 3 सोडियम आयन को बाह्य कोशिकीय द्रव्य में ले जाता है। जब एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होती है, एडीपी होता है, और अकार्बनिक फॉस्फेट जो होता है वो इस वाहक के साथ ही जुड़ जाता है। वापस से क्या होता है, जब ये अकार्बनिक फॉस्फेट मुक्त होता है, तब 2 पोटेशियम आयन जो होते हैं वो बाह्य कोशिकीय द्रव्य से अंतः कोशिकीय द्रव्य में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यह सोडियम पोटेशियम आयन पंप जो होता है वो तंत्रिका झिल्ली की कोशिका कला पर संपन्न होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।